हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपना बीए बीएड थर्ड ईयर का जो है सेकंड पेपर का लास्ट जो यूनिट है हमारा यूनिट 5 वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बच्चों प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। विधायी यानी संसदीय जो नियंत्रण है वो, या संसद पर जो नियंत्रण होता है, विधायी व्यवस्थापिका जो है उस पर जो नियंत्रण होता है, तो व्यवस्थापिका को या विधायी को या संसद को एक ही बात है। तो प्रशासन पर जो है वो व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण हो रहता है, तो वो किस प्रकार से है, तो उसकी क्यों ज़रूरत है, उसकी क्यों आवश्यकता है प्रशासन में जो है उस पर नियंत्रण करने की। व्यवस्थापिका पर जो है वो प्रशासन पर जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा जो है वो उस पर कंट्रोल क्यों किया जाता है, या उसको कंट्रोल करने की जो है वो ज़रूरत क्यों है। बच्चों, अगर हम देखें तो हर कंट्री में, हर एक कंट्री जो है, चाहे उस कंट्री जो भी वो जो कंट्री लोकतांत्रिक हो, यानी डेमोक्रेसी जो कंट्री है, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर जो है अगर अपन देखें तो वो चाहे वो भारत हो या और भी कोई भी देश हो जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। बच्चों, व्यवस्थापिका का जो काम होता है या व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है वो क्या होता है? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना और प्रशासन के जो है वो सुचारू रूप से संचालन के लिए कानून और नीतियां हैं वो बनाना। यानी जो भी प्रशासन के लिए, प्रशासन को जो है सुचारू रूप से उसका संचालन हो, तो इसके लिए जो है नीतियां जो बनाई जाती हैं और जो कानून बनाए जाते हैं, तो वो सब बनाने का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है। तो व्यवस्थापिका जो है वो ये काम करती है। बच्चों, अगर हम देखें वर्तमान में, अगर हम देखें तो जो भी प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ पर व्यवस्थापिका जो है वो जनता के द्वारा, जनता जो है लोगों के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी वो संस्था होती है। और अगर अपन उसको कंपैरेटिव नज़रिए से देखें तो जो है व्यवस्थापिका का जो स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। यानी जो व्यवस्थापिका का जो स्टेटस होता है वो सबसे हायर होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है वो उन कानूनों का निर्माण करती है, यानी वे कानून बनाती है जिसके की अनुसार कार्यपालिका को जो है वो अपना काम, कार्यपालिका को जो है बच्चों अपना काम जो है वो करना पड़ता है या करना उनको होता है। तो बच्चों, न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है उसका काम क्या होता है? न्याय करना। न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना। और संसदीय जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है बच्चों, उसमें व्यवस्थापिका का जो कार्यपालिका है उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यानी व्यवस्थापिका का कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से जो है उस पर उसका कंट्रोल होता है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो पूरा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो बच्चों, व्यवस्थापिका का जो काम होता है वो व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? केवल कानूनों को बनाना। और उसका सिर्फ ये काम कानून को बनाना ही नहीं होता है बच्चों। सिर्फ व्यवस्थापिका का जो काम है वो कानून का निर्माण करना या कानून बनाना ही नहीं होता, बल्कि प्रशासन का जो हर एक पहलू होता है उसका व्यापक रूप से उस पर जो है उसका संबंध होता है। प्रशासकीय जो नीतियाँ होती है बच्चों, जो भी प्रशासकीय नीतियाँ होती है वो नीतियाँ जो है वो यद्यपि कार्यपालिका के द्वारा ही जो है वो अमल में लाई जाती है, लेकिन फिर भी जो संसद की स्वीकृति होती है वो उन पर ज़रूरी होती है। यानी जो भी नीतियाँ होती है उन नीतियों को जो है अमल में लाने का काम कार्यपालिका का होता है, लेकिन संसद की उस पर उसकी स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर अपन लोकतंत्र में ये देखें तो व्यवस्थापिका का बच्चों जो है वो ये ड्यूटी बन गई है या उसका ये कर्तव्य है कि वह लोक प्रशासन को जो है वो लोगों के कल्याण की दिशा में लगाए, और इसके लिए जो व्यवस्थापिका है वो निदेशात्मक और विधेयात्मक रूप से जो है वो कानून बनाकर उस पर जो है कंट्रोल है वो स्थापित करती है। बच्चों, अगर मैं कहूँ तो इस प्रकार जो है वो नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल जो है उस पर लगाना, और या कंट्रोल करके जो है वो प्रशासकीय जो वर्ग होता है उस पूरे प्रशासकीय वर्ग को जो है वो जनहित विरोधी जो व्यवहार करने से है उसे रोकती है। यानी कंट्रोल, व्यवस्थापिका जो है वो प्रशासन पर कंट्रोल करके जो है वो अगर जनहित के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उसको जो है वो रोकने का काम वो करती है। अगर मैं आपको कहूँ शॉर्ट में तो व्यवस्थापिका जो है उसी के द्वारा प्रशासन पर स्थापित किए जाने वाले जो नियंत्रण होता है बच्चों, उसी नियंत्रण को विधायी या व्यवस्थापिका या संसदीय नियंत्रण जो है वो कहा जाता है। अब अपन लेंगे कि प्रशासन पर जो है वो नियंत्रण करने की आवश्यकता जो है वो क्यों हुई, तो उसके क्या क्या जो है वो कारण थे जिसके कारण इस पर जो है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की जो है वो आवश्यकता हुई। तो बच्चों जो है कुछ निम्न कारण हैं जिसके कारण से इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। तो पहला कारण है वो है सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन। बच्चों सामाजिक और जो राजनीतिक परिवर्तन है उसके संदर्भ में ये कहते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड में, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, औद्योगिक विकास के साथ साथ जो उनका जीवन स्तर था लोगों का और जो मानवीय मूल्य थे उनमें परिवर्तन हो गया, और लोगों के विचारों में जो है वो प्राचीन जो सामंतवादी परंपराएं थी वो जो थी परंपराएं वो नष्ट हो गई। और पहले जो बच्चों प्रशासन को जो है लोग अन्नदाता, जीवन रक्षक और जो है वो माई बाप कह करके पुकारते थे या उनको जो है वो मानते थे। तो बच्चों जो है वो शासकीय जो आज्ञाएं होती थी यानी राजा की जो आज्ञा है उन आज्ञाओं का विरोध करना उनके लिए एक स्वप्न जैसा होता था उस समय। ठीक है, तो लोक प्रशासन के बारे में अगर कहें बच्चों तो आज ये सभी जो धारणाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक काल्पनिक कहानी की तरह बनकर रह गई, क्योंकि आज ऐसा नहीं अपन कह सकते कि ऐसा हो सकता है या होता है। बच्चों आज अगर वर्तमान समय में देखें तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, तो उसमें लोक प्रशासन जो है वो निरंकुश, जनहित विरोधी और आदर्शों को जो है अवहेलना करने, आदर्शों की जो अवहेलना है वो करने वाला नहीं बन सकता। यानी उनके जो है वो आदर्शों की जो है वो इसका अवहेलना नहीं कर सकता है। और इस प्रकार क्या होता है, इस बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो है वो कहें तो विधायी जो नियंत्रण है वो बहुत ही आवश्यक बन गया है। दूसरा जो है वो इसका कारण वो है शासकीय क्रियाओं का विस्तार। बच्चों राज्य की जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है, जो भी राज्यों की भारत में जो राज्य हैं तो उसमें जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है यानी लोगों के कल्याण करने की जो उनकी आधार है या जो उनका कंसेप्ट है, तो उसके फलस्वरूप जो है उत्तरोत्तर उसका क्या हुआ, कार्यक्षेत्र बढ़ता गया। यानी उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ा क्योंकि वो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनका जो है वो उत्तरदायित्व भी या उनका जो कार्यक्षेत्र था वो बढ़ता गया। तो इस प्रकार से कहें तो राज्य के जो कार्यक्षेत्र है उसके बढ़ने से जो लोक प्रशासन पर जो है वो संसदीय नियंत्रण को बहुत ही आवश्यक बना दिया गया। तीसरा जो कारण है वो लोकतंत्रीय समाजवाद। बच्चों लोकतंत्रीय जो समाजवाद है, इस लोकतंत्रीय समाजवाद के कारण जो है वो लोगों का जो है वो या व्यक्तित्व का जो सम्मान है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। यानी व्यक्तित्व का सम्मान करना एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। और समाजवादी जो विचार हैं, इन समाजवादी विचारों के साथ साथ जो प्रशासकीय वर्ग है
पूरा उस प्रशासकीय वर्ग के जो उत्तरदायित्व हैं उनके उत्तरदायित्वों में भी जो है वो बढ़े हैं या बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों प्रशासकीय जो हस्तक्षेप है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और लेकिन यदि ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो जनता की इच्छाओं का अगर सम्मान नहीं करेगी तो उन्हें जो है वो जनता क्या करेगी, वो बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तो क्या होता है, विधायी नियंत्रण है वो उसकी ज़रूरत महसूस हुई उसके परिणाम स्वरूप। तो इसीलिए जो है वो विधायी नियंत्रण को जो है उसकी नियंत्रण करना उस पर उसके द्वारा बहुत ही आवश्यक हो गया। नेक्स्ट है निरंकुशता से खतरा बढ़ने के कारण। बच्चों, जन प्रशासन यानी लोगों का प्रशासन, उस पर जो है वो नियंत्रण कम होता जाता है। अगर उस पर नियंत्रण कम होता जाता है तो वह क्या करेगा, जन कल्याण की जो भी योजनाएं हैं, जो जन कल्याण जो होगा वो भी बहुत व्यापक होगा और उस पर जो है वो कंट्रोल करना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत व्यापक हो जाएगा और वो परिणाम स्वरूप जो है वो उस पर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन की जो है ये प्रवृत्ति जनता में असंतोष क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो पक्षपात करेगी और भ्रष्टाचार को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो प्रशासकीय जो कार्य हैं वो क्या होंगे, शिथिल पड़ जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें असंतोष आएगा, वो पक्षपात करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो इस कारण से उनके काम जो है वो शिथिल हो जाएंगे और नौकरशाही का जो उभरता हुआ महत्व है उसके साथ व्यवस्थापिका के जो कानून हैं उन कानूनों का महत्व भी कम हो जाएगा और उनका जो तिरस्कार है वो होगा, किया जाएगा। या ठीक है, तो संसदीय जो नियंत्रण है उसके अगर संसदीय नियंत्रण नहीं होगा या उसका अभाव होगा तो उसमें प्रशासकीय क्रियाओं में जो है वो उचित समन्वय भी नहीं बन पाएगा और परिणाम स्वरूप लाल फीताशाही, नौकरशाही, अनुउत्तरदायित्व जो है ये इतने बढ़ जाएंगे कि जो जनता है वो जनता कितना ही शोरगुल क्यों नहीं कर ले, यानी वो कितना ही चिल्लाए, जनता जो है कितना ही हाहाकार क्यों नहीं कर ले, तो होता वही है जो कि वहाँ का जो अधिकारी है वो चाहता है। तो ऐसी जब स्थिति बन जाती है, ऐसी जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसी परिस्थितियों में जो प्रशासन है उस प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है विधायी नियंत्रण की आवश्यकता जो है वो देखें तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है। अब बच्चों अपन लेंगे विधायी नियंत्रण के तरीके और साधन, यानी जो व्यवस्थापिका जो है वो प्रशासन पर जो है वो व्यवस्थापिका जो है वो किस तरीके से या वे कौन सा सोर्स है या कौन सा वो साधन जो है वो अपनाती है उस पर कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए। तो बच्चों, जो सबसे पहला जो है वो तरीका होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। यानी सबसे पहले क्या होता है, संसद के जो प्रत्येक अधिवेशन होता है, संसद के जो भी सत्र होते हैं उसका जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन का जो प्रारंभ होता है बच्चों, वो हमेशा राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही उसका शुरू होता है। और इसमें सरकार की, गवर्नमेंट की जो है वो पिछली जो उपलब्धियां होती हैं और जो आने वाले वर्ष के लिए जो भी उसके द्वारा कार्यक्रम, जो भी नीतियाँ जब बनानी होती है तो उन सब पर जो या बनाई जाती है उन सब पर जो है वो क्या करती है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, यानी उस पर जो है वो फोकस करती है। और उसके बाद क्या होता है, इस भाषण पर बहस होती है और चर्चा के लिए उनको 4 दिन जो है वो रखे जाते हैं कि वो जो है इस पर 4 दिन जो है वो इस पर चर्चा कर सकती है और उनको जो है वो बहस के लिए जो है करने के लिए उन पे कितने दिन का समय दिया, 4 दिन का। तो इस प्रकार जब उनको 4 दिन का समय दे दिया जाता है बहस का, तो जिनमें जो विरोधी दल होते हैं उन विरोधी दलों को जो सरकार और प्रशासन की जो आलोचना करने का अवसर जो होता है बच्चों वो मिल जाता है। यानी विरोधी दल को जो है वो सरकार की और प्रशासन की जो है वो सारे प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी जो है उसको पूरा समय मिल जाता है उनकी क्रिटिसाइज़ करने का, उनकी आलोचना
करने का। सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसकी जो नीतियाँ, उसके जो कार्यक्रम होते हैं उन पर जो है वो पूरा जो है अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और आलोचना करने का जो है वो उनको समय मिल जाता है। दूसरा जो है बजट पर चर्चा। बच्चों, दूसरा जो तरीका है वो होता है बजट पर चर्चा करने का। जब संसद को बजट प्रस्तावों पर बहस और आलोचना करने का जब पूरा अधिकार होता है बच्चों, तो संसद में जो कार्यपालिका है उसके द्वारा ही बजट जो है वो पेश किया जाता है। यानी संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है और उस पर जो बहस होती है वो शुरू होती है। यानी उस पर जो बहस है वो शुरू हो जाती है। जब संसद में कार्यपालिका बजट पेश कर देती है तो उस बजट पे क्या होगी? बहस होगी और व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बजट का जो प्रत्येक जो मद होता है, यानी बजट का जो प्रत्येक मद है उस मद पर विस्तार के साथ जो है उनको या व्यापक रूप से जो है उनको विचार विमर्श करने का समय दिया जाता है या उस पर विचार विमर्श होता है। फिर ऐसा करते समय, जब वो ऐसा करते हैं तो उस समय लोक प्रशासक और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके कार्यों का उस समय क्या किया जाता है? विचार विमर्श में पुनरावलोकन किया जाता है। तो जब पुनरावलोकन होता है तो उनके कार्यों की क्या होगी? आलोचना होगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और सांसदों को जो है वो प्रशासकों की आलोचना करने का जो है पूरा अवसर मिल जाता है। और जब आलोचना करने का अवसर अनुदानों पर जो मतदान है वो करते समय और वह किसी वित्त विधेयक से पर जो है वो चर्चा करते समय भी उनको ये अवसर मिलता है। यानी किसी भी जो वित्त विधेयक है उस पर भी जो है वो चर्चा करते समय वो उनको ये अवसर मिल जाता है उसकी आलोचना और उस पर जो है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। बच्चों, जो तीसरा जो साधन वो अपनाया जाता है वो होता है प्रश्न काल का। बच्चों, प्रत्येक संसदीय जो दिवस होता है, यानी हर एक संसदीय दिवस का जो पहला घंटा होता है उसका जो पहला घंटा होता है वो होता है प्रश्नों का। यानी पहला घंटा प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है और उसमें प्रशासन की जो नीतियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उनके पर जो उनके क्रियाओं और नीतियों का जो सारे वे विभिन्न पहलू होते हैं उन विभिन्न पहलुओं पर जो है वो आलोचना करके जन साधारण का जो ध्यान है या लोगों का जो ध्यान होता है वो आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। जिससे क्या होता है? प्रशासक जो है उस पर जनता यानी जनमत और संसद पर जो है वो क्या होगा? दबाव बना रह दे, ताकि प्रशासक पर जो है वो जनमत और संसद पर जो है वो संसद और जो जनमत है उसका उस पर दबाव बना रहे प्रशासक पर। और मंत्रियों के जो प्रश्न होते हैं, जो पूरक प्रश्न होते हैं, वो सब पूछ करके नियंत्रण उस पर रखा जाता है। बच्चों, यद्यपि जो संसद के सदस्य होते हैं उन संसद के सदस्यों को जो है वो प्रशासकीय प्रश्न पूछने का अधिकार तो है, वो उनको प्रश्न पूरक प्रश्न जो है वो पूछ सकती है। यानी जो संसद के जो सदस्य होते हैं उन संसद के सदस्यों को जो है प्रश्न पूछने का जो है वो अधिकार होता है। लेकिन जो है वो ये जो प्रश्न होते हैं ये सरकार जो है वो चाहे तो संबंधित विषय को जो है वो गोपनीय भी रख सकती है। वो अगर वो उसे गोपनीय रखेगी तो वो उसको पर जो है वो प्रश्न नहीं पूछ सकती है। तो वो सरकार चाहे तो उन प्रश्नों को जो है वो गोपनीय भी उन मैटर को, उस सब्जेक्ट को है वो अपने जो है वो गोपनीय रख सकती है। नेक्स्ट है काम रोको प्रस्ताव। बच्चों, काम रोको प्रस्ताव जो है वो क्या होता है? तो बच्चों, यदि संसद का जो सदस्य है, अगर कोई संसद का सदस्य है वो ये महसूस करे कि सदन में जो निर्धारित कार्य हैं उसको रोक कर, वो जो भी निर्धारित कार्य होता है सदन में उस काम को वो रोक करके पहले किसी जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट काम होता है, अति आवश्यक जो काम होता है या किसी गंभीर विषय पर अगर उसको बहस करना जो है वो ज़रूरी समझता है या ज़रूरी होता है तो वे सदन में जो है वो काम रोको प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का,
तो वो जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष यदि अनुमति देता है तो अनुमति के बाद उस प्रस्ताव पर जो है वो क्या होता है, वाद विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। और संसद जो सदस्य होते हैं, उन संसद सदस्यों को सरकार जो है और प्रशासक जो होते हैं उनकी आलोचना करने का पूरा जो है अधिकार मिल जाता है। यानी संसद के सदस्य जो भी होते हैं, उन सदस्यों को सरकार की जो नीतियाँ होती है और जो प्रशासक होते हैं उनकी जो है वो आलोचना करने का उनको पूरा अवसर मिल जाता है उस समय, क्योंकि वो उनको जो अधिकार है मिल जाता है, तो इसलिए वो उनकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट है अविश्वास का प्रस्ताव लाना, यानी सदन में जो है वो अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो लाकर भी उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों, संसदीय हमारी जो प्रणाली है शासन व्यवस्था की, तो संसदीय प्रणाली में जो है वो ये अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो तो संसद के हाथों में नियंत्रण का एक क्या है, तरह से ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि संविधान में, हमारे संविधान में ही बच्चों यह व्यवस्था कर दी गई है कि जब सरकार की संपूर्ण जो है वो या जो अंशतः जो नीति है वो अगर आपत्तिजनक दिखाई दे उसे या गलत दिखाई दे, तो विपक्ष जो होता है वो विपक्ष जो है तो विपक्ष जो होता है वो उसको जो है या उसे जो है उसे को निंदा या जो अविश्वास का प्रस्ताव है उस निंदा या अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा विपक्ष उसे जो है वो सही करने का जो है वो ठीक करने का जो है वो प्रयास करता है और उसे ये ऐसा करना भी चाहिए। विपक्ष का जब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा या जब वो विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं तो उनके लाने पर यदि वह पारित हो जाता है उसका अविश्वास का प्रस्ताव, तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उस समय, तो सत्तारूढ़ जो दल है उसको सरकार से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा। तो सरकार को जब अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है विपक्ष के द्वारा लाने पर, तो सरकार को जो है जो सत्तारूढ़ होती है उस दल को उसे इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बच्चों, ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है उसके माध्यम से भी जो है वो व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो प्रशासन की जो गलतियां होती है उन गलतियों की और जो पूरा सदन है और जो जनता होती है उस जनता का, पूरे सदन का जो है वो ध्यान आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। और यह प्रस्ताव भी जो है बच्चों सरकार के विरुद्ध जो है संसद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा सरकार के काम के विरुद्ध जो है रखा जाता है। नेक्स्ट, विधेयक पर बहस। बच्चों, संसद में विधेयक के पास होने से पूर्व, जब भी कोई विधेयक जब संसद में पास हो जाता है तो उस विधेयक को पास होने से पहले जो है वो कई पठन होते हैं उनके, यानी और उस समय जो है वो विपक्ष उसमें निहित नीतियों की आलोचना करके सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास करता है। यानी उनको जो है विधेयक को कई बार उसको पढ़ना पड़ता है उस विधेयक को, तो उस समय जो होता है वो विपक्ष जो होती है उसमें उनकी जो नीतियाँ होती है सरकार की उस विधेयक के बारे में, तो वो जो भी वो रखते हैं तो उसकी जो है वो नीतियों की आलोचना करती है और वो इस तरह से नीतियों की आलोचना उनकी करके उन पर जो है वो कंट्रोल बनाने का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो आता है संसदीय समितियाँ। बच्चों, संसदीय जो समितियाँ होती है, विभिन्न जो संसदीय समितियाँ होती हैं, तो संसद में जो विभिन्न संसदीय समितियाँ उन्हीं के द्वारा, जिसमें कि लोक सेवा समिति, अब ये संसदीय समिति में कौन कौन सी समितियाँ होती है, जैसे लोक सेवा समिति, अनुमान समिति, अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी उपक्रम समिति, आश्वासन समिति, ये सभी जो समितियां हैं इन्हीं के माध्यम से विधायी नियंत्रण जो है वो स्थापित किया जाता है। और इन समितियों के माध्यम से सरकार के द्वारा जो किए गए वादे होते हैं उनको वादों को जो है वो व्यक्त किए गए जो विश्वास होते हैं आदि का जो है वो पालन किस सीमा तक किया जाए, इन सब का जो है उस समय मूल्यांकन किया जाता है। यानी सरकार के द्वारा जो किए गए वायदे होते हैं जो जनता से वो करती है वो,
नेक्स्ट, लेखा परीक्षण। बच्चों, संसद में जो लेखा नियंत्रण है और संसद में जो लेखा नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है, तो उसी के द्वारा सरकारी जो व्यय होते हैं, जो भी सरकारी खर्चे किए जाते हैं, उन सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखने का काम वो करती है। और यह जो पदाधिकारी होता है ऑडिट ऑफिसर, तो ये पदाधिकारी सरकार के जो सभी लेखे होते हैं, उन सभी लेखों की, उनके रिकॉर्डों की जांच पड़ताल करता है। और इसका काम यह भी होता है देखना बच्चों, इस ऑडिट ऑफिसर का, कि वो संसद के द्वारा स्वीकृत जो धनराशि है, उस धनराशि में बिना किसी अनुपूरक मत के वृद्धि तो नहीं की जाती, और जो धन व्यय किया गया है वह नियमों के अनुकूल व्यय किया गया है या नहीं। यानी जो भी जो है धन दिया गया है उसमें कहीं वृद्धि बढ़ा तो नहीं दी गई है बिना किसी के भी। तो वो अगर बढ़ा दी जाती है और उसको देखता भी है वो, कि वो धन जो है वो, या वो जो रुपया राशि जो है बजट, वो कहीं उन नियमों के अनुकूल तो नहीं खर्च किया है। तो अगर नियमों के अनुकूल नहीं होता है तो वो जो है उस पर जो है अपना सारी जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट उसको देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना नीति का निर्धारण। बच्चों, नीति जो निर्धारण का काम होता है, नीतियाँ बनाने का जो काम होता है, वो संसद जो है वो लोक प्रशासन संबंधी जितनी भी नीतियाँ बनाती है या जो नीतियाँ निर्धारित करती है, तो जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाती है वो प्रशासन की इन्हीं नीतियों के अनुरूप उनको काम करना पड़ता है, और इन्हीं के अनुरूप जो है वह अपना जो कार्यक्रम है वो निश्चित करती है। यानी संसद जो है वो प्रशासन संबंधी जो भी नीतियाँ निर्धारित करेगी, उसे प्रशासन की इन्हीं नीतियों के अनुरूप काम करना पड़ेगा, और इन्हीं के अनुरूप वो अपना काम को निश्चित कर देती है। व्यवस्थापिका जब प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करती है बच्चों, तो कार्यपालिका जो होती है वो उसे प्रभावित जो है कार्यपालिका के द्वारा जो होता है उसको प्रभावित किया जा सकता है। यानी जो भी व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी प्रशासनिक नीतियाँ निर्धारित की जाती है, निर्धारित होती है, उन्हें जो है वो कार्यपालिका प्रभावित कर सकती है। लेकिन फिर भी वह जो है वो स्वयं नीति निर्धारित नहीं कर सकते, यानी वो स्वयं नीति निर्धारित नहीं कर सकती। लेकिन जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो प्रत्यायोजन जो विधान है आदि की जो ये व्यवस्था की गई है, इसी के द्वारा कार्यपालिका जो है वो नीति निर्धारण के क्षेत्र में जो है वो पर्याप्त रूप से बच्चों हस्तक्षेप करने लग गई है। तो ये है, ये जो तरीके हैं या ये जो साधन है, वो विधायी का जो है या व्यवस्थापिका जो है उसके द्वारा जो है इन्हीं साधनों का प्रयोग करके वो उस पर जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखती है।